शहरीकरण। आज क्लास भरी हुई लग रही है। आज कुछ बच्चे आए हुए वापस। ये भाई छुट्टी पे था ना। मेरे को मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, मैं ये सोचता कि किसको बोलूं, ये दिखता ही नहीं। चलो शुरू करें। मैंने शहरीकरण शुरू किया था। एक बार मैं रिवीजन करूं। हाँ, रिवीजन करते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अपन पढ़ लेते हैं चीज़ें और फिर रिवीजन नहीं करते तो वो चीज़ें पीछे पीछे गायब होती रहती है। सुनो, पेन कॉपी बंद करोगे या ओपन रखोगे? पेन कॉपी बंद करोगे या ओपन रखोगे? ओपन। हाँ, सवाल पूछ रहे तो चलो। शहरीकरण सुनना। पहले तो ये बताओ मुझे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? 2000 में, 1872। पहली व्यवस्थित हुई थी 1881। अपन कौन सी जनगणना पढ़ते हैं? 2011। 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? कुछ भी बोला बोली, कुछ भी सही है। 6,85,48,437। ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ कि ग्रामीण कितनी है? कितनी है? 75 पॉइंट। शहरी कितनी है? ठीक है। फिर मुझे बताओ इसमें पुरुष कितने हैं? अरे परसेंटेज 51.86 और महिलाएं 48.14। अगर डेटा की बात करूं तो 3.55 लाख और करोड़। हाँ, नींदों में मत रहो। करोड़ और 3.30 करोड़। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ये मैंने करवाए थे कॉपी में, याद है? चलो अगली बात करता हूं। अगली बात आती है लिंगानुपात। 1000 महिलाओं पर, हाँ 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर कितनी है? चलो 928 किसका है? राजस्थान का। शहरी लिंगानुपात 914। ग्रामीण लिंगानुपात, हाँ याद है आप लोगों को। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 और राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914। पेपर में देखो कैसा आता है, राजस्थान का लिंगानुपात कौमा राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है। ऐसे पेपर में आया हुआ है सवाल, प्री के अंदर आया हुआ है। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 और राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914। आपको ऑप्शन देखना है। अब देखो पहला क्या पूछा? राजस्थान का लिंगानुपात, और दूसरा पूछा राजस्थान का शहरी लिंगानुपात। पहला ऑप्शन होगा वो होगा 914 और 928। अपन देखेंगे वहां शहरी मिल गया, लिंगानुपात मिल गया, आंसर ए। डी ऑप्शन होगा ना, वो डी ऑप्शन होगा 928 और 914। ये गलत हो जाएगा। ये समझ में आई बात? मैथ काम करती है यहां पर। अनुपात पढ़ा होगा, अनुपात में जो पहले पूछता है उसका आंसर पहले आता है। ठीक है। अगली बात मुझे बताओ, अपन शहरीकरण पढ़ रहे हैं तो अपन शहरीकरण में अपन ने ये बात की कि भाई राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914। अब मैं बात करता हूं राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कहां पर है और राजस्थान का सबसे न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कहां पर? बताओ। तो आ जाएगा टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। राजसमंद बाद में 5वें नंबर पर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। 4 याद रखना, 5वां मेरे हिसाब से मैंने आज तक अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो 4 याद करने। पहला कौन सा है? टोंक, बांसवाड़ा, फिर
प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, टोंक मतलब टंकी, टंकी को बांस से लपेटा। ठीक है, कहां पर? प्रतापगढ़ में। कहां रखा? डूंगर पे। कहां रखा? डूंगर। डूंगर मतलब पहाड़ी। समझ? टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, चलो न्यूनतम जैसलमेर, जैसलमेर, धौलपुर, फिर अलवर और फिर श्री गंगानगर। ठीक है, बात समझ में आ गई? याद रहेंगे ये 4 जिले, याद होने चाहिए। पेपर में पशु परिचय में एक सवाल आया, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा सवाल था। ठीक, अभी अभी लेटेस्ट आया हुआ है। तो ये बाकी जनगणना के अंदर ये इतना डीप कराता नहीं है, चूंकि आर्थिक समीक्षा है, इस वजह से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है राजस्थान में। राजस्थान की जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है वह किस जिले की है? श्रीगंगानगर। और सबसे ज्यादा किस जिले की है? बाड़मेर। हाँ, जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? जैसलमेर का। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर का। ठीक है, चलो ये हो गया आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात के बाद जो अगली बात आती है वह आता है बाल लिंगानुपात। क्या आता है? बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे बताओ राजस्थान का बाल लिंगानुपात 888। सही बात है। चलो शहरी लिंगानुपात इससे कम है कि ज्यादा है? कम है, 874। और यहां पर 892। बात समझ में आ गई? मतलब बीच में रखना है, राजस्थान का लिंगानुपात बीच में रहेगा। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा 892 और राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कम 874। याद रह जाएगा? कोई समस्या? 1000 पुरुषों पर या 1000 बालकों पर याद आ जाएगा। 0 से 6 वर्ष के बालक, उन पर बालिकाओं की संख्या जिनकी उम्र क्या होगी? 0 से 6 वर्ष। बात समझ में आ गई? चलो ये हो गया बाल लिंगानुपात। फिर एक बात करता हूं साक्षरता। साक्षरता राजस्थान की 66.1, 66.1। ठीक है, साक्षरता की परिभाषा क्या बताई थी? जिसको अक्षर ज्ञान हो। ठीक है, मुझे बताओ शहरों की ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, 79.7। और ग्रामीण 61.40। समझ में आ गई? तो ग्रामीण साक्षरता कम है और शहरी साक्षरता ज्यादा है। ये साक्षरता कम है ना, इसी वजह से यहां पर लिंगानुपात ज्यादा है ना। पाखंड हमेशा पढ़ा लिखा इंसान करता है, अनपढ़ इंसान पाखंड नहीं करता, है ना। तो ये जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी पाखंड होने शुरू होते हैं। कभी भी देखो भ्रष्टाचार है, कोई भी गलत काम है, वो सारे के सारे पढ़े लिखे इंसान करते हैं। कभी अनपढ़ देखा? अनपढ़ ने कोई गलत काम किया? आता ही कुछ नहीं है, अंगूठा छाप, क्या गलत काम करेगा? ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं साक्षरता में शहरी साक्षरता। शहरी साक्षरता, शहरी साक्षरता में भी अपन बात करते हैं सबसे पहले अधिकतम। शहरी साक्षरता अधिकतम किन जिलों की? तो पहला आ जाएगा आपका उदयपुर। कौन सा आ जाएगा? उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर। उदयपुर के बाद बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर। यहां पर शहरी साक्षरता क्या है? ज्यादा है। आप देखो पैटर्न देखोगे ना, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, मतलब किसका बाहुल्य है? दक्षिणी राजस्थान का, है ना। तो राजस्थान में जो शहरी साक्षरता है सबसे ज्यादा कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान। ये सवाल पशु परिचय के अंदर आया, ये वाला। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला है, ऑप्शन में था उदयपुर। आंसर क्या होगा? उदयपुर। बात समझ में आ गई? ये पेपर में अभी पशु परिचय के अंदर आया था। चलो अधिकतम के बाद बात करता हूं किसकी? न्यूनतम की। न्यूनतम, न्यूनतम में नागौर। कौन सा जिला? नागौर। फिर जालोर और नागौर, जालोर, एक बीच में अपवाद है, चुरू। फिर वापस धौलपुर। देखो डबल डबल मात्रा आ रही है, नागौर, जालोर, चुरू, धौलपुर। समझ में आ गई बात? ये जालोर है ना, जालोर, यहां पर राजस्थान में सबसे कम साक्षरता है। राजस्थान की सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? हाँ, जालोर की। लेकिन नौकरियां सबसे ज्यादा, हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है,
ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। चलो अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? कोटा। और सबसे ज्यादा साक्षरता पूछ रहा हूं, महिला ने पुरुष, जयपुर की। किसकी साक्षरता है? जयपुर की। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जयपुर, उसके बाद कोटा, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर। आपको पता है, आप अगर कोई गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा हुआ है तो आपने इतना नोटिस किया होगा कि आपके गवर्नमेंट विद्यालयों में कोई ना कोई एक टीचर, मैडम, सर वो शेखावटी वाले होते ही होंगे। देखा, मैंने तो बाड़मेर के अंदर इतनी स्कूलें घूमी है और प्रत्येक स्कूल के अंदर आज भी मुझे ना कोई मैडम या सर वो मिल जाते हैं कि हम लोग शेखावटी के। क्यों शेखावटी के? क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि जो अध्यापक भर्ती की मेरिटें बनती थी ना, वो मेरिटें बनती थी आपके जिले वाइज। जैसे बाड़मेर की मेरिट अलग जाएगी, जैसलमेर की अलग जाएगी। अब तो क्या होगा, पूरा राज्य वाइज हो गया। तो जब जिले वाइज बनती तो झुंझुनू कोटा में मेरिट जाती 90%, 95%, बाड़मेर में मेरिट जाती 35%, 36%, 37%। तो उनको जो 35% के 80% वालों का नंबर आता नहीं झुंझुनू में, शेखावटी में, तो वो क्या करते, वो फॉर्म भरने लगे बाड़मेर का। बाड़मेर की फॉर्म भरने लगे, धीरे धीरे बाड़मेर की कट ऑफ भी 50%, 60%। तब फिर बाड़मेर वाले जगह, अरे ये क्या हो रहा है, हमारे स्कूल में तो सारी की सारी शेखावटी वाले खा रहे हैं। तब जाकर बाड़मेर वालों ने पढ़ना शुरू किया। आज से 5 साल पहले मैं आपको स्थिति बताऊं कि बाड़मेर में आज से 5 साल पहले भी कोई जागरूक नहीं था पढ़ने के प्रति, लेकिन अब जो 5 सालों में जो जागरूकता आई है ना, वो बहुत अविस्मरणीय है। पहले 2019 के अंदर मैंने आपको पहले बताया होगा कि मैं बैच लेने आता था 2019-20 में, पहली क्लास से होती थी, तो लड़कियां बैठती थी 5 और लड़के बैठते थे 400, 450। वो 450 5 लड़कियां, अगले दिन वो 5 लड़कियां गायब, पाटे साहब। अब आप मेंटर बैच में जाकर देखो, मैं मेंटर बैच अध्यापक भर्ती का है, वहां पर जाकर देखो लड़कियां वहां पर है 200, 250, लड़के 100। वो धीरे धीरे लड़के साफ हो रहे हैं, 1, 2। तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया। आजकल महिलाएं बहुत साक्षर हो गई है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और न्यूनतम है नागौर, जालोर, चूरू, धौलपुर। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगर मैं आपको पूछूं कि राजस्थान का वह नगर कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान का वह नगर कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है? तो आंसर आएगा जयपुर। कौन सा आएगा? जयपुर। जयपुर में शहरों के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है वह लगभग 31 लाख है। कितनी? जिले की जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं, जो शहरों के अंदर जनसंख्या निवास करती है उसकी संख्या कितनी है? 31 लाख। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा जोधपुर। जोधपुर में 11 लाख करती है। कितनी? 11। कहां पर 31, कहां पर 11? फर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? कोटा। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? कोटा। और अगर सबसे कम बात करूं कि सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां पर है, तो आंसर आ जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ये तो जनसंख्या के हिसाब से मैंने बताया, ध्यान से सुनना। जनसंख्या एक आंकड़ा और परसेंटेज दोनों चीज एक होती है, अलग अलग होती है। अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर है? जयपुर। अगर मैं ये बात करूं कि राजस्थान में सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां पर है? बांसवाड़ा। अब देखो सवाल दूसरा, राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निवास करता है। परसेंट पूछ लिया कि वह जिला कौन सा है जहां पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो आएगा कोटा। कौन सा आएगा? कोटा। परसेंटेज के हिसाब से पूछूंगा तो कौन सा आ जाएगा? कोटा। और अगर मैं न्यूनतम परसेंटेज की बात करूं तो न्यूनतम परसेंटेज में आ जाएगा डूंगरपुर। कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर। ये ध्यान रखना, एक एक जिला कम से कम याद होना चाहिए दिमाग के अंदर, क्योंकि पेपर है ना, घुमाने वाला कैसे भी घुमाएगा। और आपको दूसरी बात और बताऊं, डूंगरपुर के बाद सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वह है बाड़मेर की। किसकी है? बाड़मेर की, ठीक है। तो देखो सवाल वापस बोलता हूं, राजस्थान का वह नगर जहां पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा। राजस्थान का वह शहर जहां पर सबसे कम शहरी जनसंख्या निवास करती है? बांसवाड़ा। राजस्थान का वह शहर जहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? राजस्थान का वह शहर जहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है?
बात समझ में आ गई ना? अब देखो परसेंटेज में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप में से 2-3 बच्चों को है ना परसेंटेज और जनसंख्या के मामले में क्लियरिटी नहीं है। समझो पहले क्लियरिटी कैसे आती है। 3 बच्चे हैं ए बी सी, ठीक है, इनका एग्जाम हुआ। तो एग्जाम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो पूर्णांक होता है और एक प्राप्तांक होता है। पूर्णांक और प्राप्तांक, ठीक है। पेपर था 200 का, 500 का, 1000 का, ठीक है। उसमें इनको नंबर मिले 100, ए को मिले 200 और ए को मिले 400। बात समझ में आ गई? आगे समझ में? अब अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि किसके प्राप्तांक सबसे ज्यादा है, आंसर क्या आएगा? किसके प्राप्तांक सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली बात सी के है। समझ में आ गई ना? सी के ही है। वैसे कि वैसे अगर मैं पूछूं कि राजस्थान का वह शहर जहां पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है, जयपुर। अब मैं परसेंटेज निकालता हूं, परसेंटेज निकालो। यहां पर 50%, यहां पर हाँ 40%, और यहां पर 25%। 25% ही आया, 40%, ठीक है। अब मैं पूछूं कि अब बताओ प्राप्तांक प्रतिशत सबसे ज्यादा किसके? मामला उल्टा पड़ गया। वो की वो बात वही है कि अगर आपको पूछा सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, जयपुर। अगर ये पूछ लिया शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है, कोटा। ये बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और एक ही ध्यान रखते हैं, ऑप्शन में कोटा पहले नंबर पर आता है और शहरी जनसंख्या अपन यही सोचते हैं कि राजस्थान में राजधानी सबसे बड़ी है, तो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां होगी? शहरी जनसंख्या तो जयपुर में ही है, लेकिन प्रतिशत कहां है? कोटा में। ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में सवाल आते हैं, अपन बहुत बार गलत करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं मैं। तो ये हो गया आपका कुछ डेटा। अगली बात करते हैं। मैंने जाते जाते आपको बताया था कि राजस्थान में नगरों का डेवलपमेंट करने के लिए अपन ने एक तो बनाया था विकास प्राधिकरण। क्या बनाया था? विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण, ठीक है। विकास प्राधिकरण राजस्थान में कितने हैं पता है था? 5। 5 कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। यहां पर 5 जगह पर क्या है? विकास प्राधिकरण, ठीक है। विकास प्राधिकरण एक बहुत बड़ी संस्था होती है। अगर आपको किसी जिले में विकास प्राधिकरण की स्थापना करनी है तो विधानसभा द्वारा एक कानून पारित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपन ने विकास प्राधिकरण बना दिया, कानून पारित होगा। इन 5 जिलों के लिए कानून पारित हो रखा है, तब जाकर इन 5 जिलों में किसकी स्थापना हुई है? विकास प्राधिकरण की, ठीक है। मैंने आपको बोला था राजस्थान में एक यूआईटी और बना है। यूआईटी मतलब नगर सुधार न्यास। बाड़मेर में है क्या? है, बाड़मेर में नगर सुधार न्यास है। आप लोग कोस्टर जाते हो? कोस्टर कैफे, कोस्टर कैफे का जस्ट पास में जो बिल्डिंग है वह बिल्डिंग किसकी है? नगर सुधार न्यास की। तो पूरे राजस्थान के अंदर 12 नगर सुधार न्यास है। कितने? 12। कितने? 12, ठीक है। तीसरा मैंने आपको एक बताया था आवासन मंडल। क्या बताया था? आवासन मंडल। आवासन मंडल क्या करेगी? आवासन मंडल आपके रहने की सुविधा प्रदान करती है, जिसको अपन हाउसिंग बोर्ड कहते हैं। और वैसे आवासन मंडल का इंग्लिश में नाम क्या है? हाउसिंग बोर्ड। आप लोग जितने भी हाउसिंग बोर्ड सुनते हो ना, जोधपुर में है, जयपुर में है, वह सब किसके द्वारा डेवलप किए गए? आवासन मंडल। इसकी स्थापना ध्यान रखना पेपर में बहुत बार आई हुई है, 1970। स्थापना कब हुई? 1970। मुख्यालय जयपुर। इसके अलावा बहुत सारे जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों को भी कौन पूरा करता है? आवासन मंडल। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि दिल्ली में आपने मुखर्जी नगर का नाम सुना है ना? सबसे बड़ा कोचिंग हब है वहां पर। मुखर्जी नगर में ऐसा है कि एक मुखर्जी नगर एक ऐसा एरिया है जहां पर सारे के सारे कोचिंग आकर ओपन हुए। चाहे बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात कर लो, कोई भी कोचिंग है अगर खुलेगा दिल्ली के अंदर तो कहां खुलेगा? मुखर्जी नगर में, ठीक है। अपन के जयपुर के अंदर ऐसी चीजें नहीं है। जयपुर के अंदर कभी कोई कोचिंग कहां पर है? कभी 200 फीट बाईपास पर है, कोई मानसरोवर पर है, कोई चांदपोल पर है। तो सरकार ने क्या किया? देखो अभी बीच में आप लोगों ने बहुत इस तरह की घटनाएं सुनी होगी कि अंडरग्राउंड के अंदर पानी भर गया,
बच्चे बहुत मर गए। काफ़ी बार आपने सूरत के अंदर ये घटना सुनी होगी कि आग लग गई थी तो बच्चे ऊपर से बिल्डिंग से कूदे, है ना। तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो। वहाँ पर एक पूरा का पूरा कोचिंग हब डेवलप किया जयपुर के अंदर। वहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटी रखी, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर कोई निकासी की व्यवस्था हो, बरसात ज़्यादा आ जाए तो पानी ना भरे, बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था हो, है ना, क्योंकि जैसे क्लासें लंबी चलती है तो बीच में कुछ अपन को टॉनिक चाहिए खाने पीने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं रखी और सरकार ने एक पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर एक कोचिंग हब बनाया जयपुर में। और वह कोचिंग हब कहाँ बनाया? प्रतापगढ़ में। कहाँ बनाया? प्रतापगढ़ में। तो ये प्रोजेक्ट किसने बनाया? आवासन मंडल। तो राजस्थान में सबसे बड़ा कोचिंग हब कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और ये डेवलप किसने किया है? आवासन मंडल। एक बात और बताता हूँ। अब आपको पता होगा विधानसभा चलती है ना। विधानसभा के सत्र होते हैं ना सत्र। बताओ कितने सत्र होते हैं? 3। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पड़ा है संविधान के अंदर। अब बाड़मेर के एक विधायक है, कितने विधायक है बाड़मेर के? 7। अब सत्र चलेगा तो बाड़मेर के विधायक कहाँ जाएंगे? जयपुर। तो ये पूरे राजस्थान के 200 विधायक है ना, इन 200 विधायकों को पहले जयपुर के अंदर रहने की फैसिलिटी मिलती थी। वो बहुत पुरानी बात है, वो मकान पुराने हो गए। तो अब इन विधायकों के लिए फ्लैट सिस्टम शुरू किया। मतलब जयपुर के अंदर जो विधायक है उन विधायकों को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ली, उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट बनाए और सबको अपना अपना एक फ्लैट आवंटित कर दिया। तो ये विधायकों का जो आवास बनाया है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किससे संचालित किया? आवासन। बात समझ में आ गई? तो आवासन मंडल इस तरह का शहरों का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी कई प्रोजेक्ट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैप अगर लगा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये देखो ये विधायक आवास परियोजना कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का मतलब होता है कि राजस्थान के अंदर अपन एक संविधान भवन का निर्माण किया, जहां पर संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, इन सबको दीवारों पर लिखा है, तो उसका नाम रखा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान। ये भी निर्माण किसने किया? आवासन मंडल में। फाउंटेन स्क्वायर मानसरोवर के अंदर एक फाउंटेन बनाया, एक पूरी जगह है, उसका भी निर्माण किया आवासन मंडल में। ठीक है, जैसे और मैं बताऊं आपको, जयपुर में देखो आपको दिख रहा होगा ये कोचिंग हब, एसएस रेजिडेंसी मकान है। ठीक है, माही अपार्टमेंट, यहाँ पर आप लोग मकान किराए पर ले सकते हो, समृद्धि अपार्टमेंट, एआईएस रेजिडेंस। तो ये सारे निर्माण किसने किए? आवासन मंडल में। ठीक है, मानपुर आवास योजना, ठीक है, बड़ली योजना, यहाँ पर फ्लैट्स बनाए, चौपाटी जोधपुर में। तो इन सब का डेवलपमेंट करने के लिए, शहरों का विकास करने के लिए अपन एक बोर्ड बनाया। इस बोर्ड का नाम क्या है? राजस्थान आवासन मंडल। स्थापना कब हुई? 1970। तारीख याद करो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो साल तो याद होना चाहिए, 1970। ठीक है, चलो फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जयपुर मेट्रो के बारे में बताया था ना। जयपुर मेट्रो कब शुरुआत हुई? 2015। और कौन सी बैंक है जो इसमें फंड दे रही है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक। कितने फेज आ गए? 2। एक याद करो, मैंने बताया था आपको, एक फेज शुरू हुआ था मानसरोवर से, हुआ था ना, मानसरोवर से। मानसरोवर से कहां गया था? चांदपोल। चांदपोल से कहां गया था? बड़ी चौपड़। चांदपोल से गया था बड़ी चौपड़। और बड़ी चौपड़ से कहां गया था? ट्रांसपोर्ट नगर, याद है? हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर। और फिर अपन ने मानसरोवर को पीछे क्यों बढ़ाया? 200 फीट बाईपास। 200 फीट बाईपास। नाम क्या दिया था? फेज कौन सा? 1। तो ये 1A है, ये 1B है, ये 1C है और ये 1D है। ये तो फेज 1 है। एक फेज 2 नंबर और बताता, अंबाबाड़ी से सीतापुरा। याद है मैंने आपको बोला था सीतापुरा के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। अब जब फैक्ट्रियां बहुत सारी है तो मजदूर भी होंगे। अब मजदूरों के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना है, तो इस वजह से अपन ने एक मेट्रो और बनाई सीतापुरा से अंबाबाड़ी। अभी ये बजट में स्वीकृत हुई है, जब आगे बढ़ेगी तब अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो एक बार उनको देख लेते हैं, जो चीजें लिखी हुई नहीं थी वो लिख देते हैं, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अरे इसने पूरी पीपीटी लगाई नहीं। चलो ये लिखो जब तक आप, राजस्थान आवासन मंडल हेडिंग डालो। पहले लास्ट में कहां तक लिखवाया था एक बार बताओ तो। साक्षरता मैंने जिले नहीं लिखवाए थे ना। हाँ, तो पहले जिले लिखो साक्षरता वाले।
लिखो साक्षरता वाले जिले। साक्षरता वाले जिले नहीं लिखवाए थे मैंने, नहीं लिखवाए थे ना, लिखो लिखो शहरी साक्षरता। वो पुराने वाली पीपीटी लगा ही नहीं, कहाँ लगाई यार? वो नई वाली तो लगानी है, साथ में पुरानी वाली और लगानी है। इनको पुराना वाला साथ साथ में करवाते हैं, लिखा है साथ में। लिखो शहरी साक्षरता, ठीक है। अब दो कॉलम बनाओ, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले। शहरी साक्षरता, इसमें दो कॉलम बनाइए, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले। लिख दिया? सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक शहरी साक्षरता किस जिले की है? उदयपुर। लिखो एक नंबर पे उदयपुर, एक नंबर पे लिखिए उदयपुर। दो नंबर पे, हाँ, उदयपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर। प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर, याद रहेंगे। और आप अगर इसमें उदयपुर हटाकर यहां पर टोंक कर लो, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले, वही है ना। देखो टोंक था, फिर बांसवाड़ा था, फिर प्रतापगढ़ था और फिर डूंगरपुर था। अगर टोंक की जगह उदयपुर है तो फिर क्या है? हाँ, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले। इस तरह से याद करने होते हैं आपको। चलो दो नंबर पे लिखो आप न्यूनतम में, न्यूनतम में लिखिए एक नंबर पे लिखो कौन सा? नागौर। नागौर, नागौर के बाद जालोर, नागौर के बाद लिखो जालोर, जालोर के बाद चुरू, तीन नंबर पे क्या लिखा आपने? चुरू। और चौथा लिखो धौलपुर, चौथा लिखो धौलपुर। लिख दिया? चलो अच्छी बात। ठीक है, अगली बात लिखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर कौन कौन से बताया? पहले नंबर पर कौन सा बताया? जयपुर। पहला लिखो जयपुर, जयपुर। जयपुर के बाद कौन सा बताया? जोधपुर। जयपुर के बाद बताया मैंने जोधपुर। जोधपुर के बाद कौन सा बताया? जोधपुर के बाद कोटा, जोधपुर के बाद कोटा। और कोटा के बाद कौन सा? बीकानेर। ध्यान से सुनना, ये जनसंख्या के आधार पर है ना, प्रतिशत के आधार पर अभी तक मैंने नहीं बताया। अब लिखो सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला नगर, सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला नगर, सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला नगर लिखो बांसवाड़ा। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला नगर लिखो बांसवाड़ा। दो नंबर पे सुजानगढ़, दो नंबर पे कौन सा? सुजानगढ़। सुजानगढ़ का है? चूरू में सुजानगढ़। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर कोटा में और फिर अजमेर में। अजमेर में, बीकानेर में, तो नींद में हो तुम लोग। और न्यूनतम पूछे तो बांसवाड़ा में और सुजानगढ़ में। परसेंटेज पूछूं तो सबसे ज्यादा कहाँ है? कोटा में।
और परसेंटेज पूछूं सबसे कम कहाँ है, डूंगरपुर। ठीक है, अब लिखो राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिले परसेंटेज के अनुसार, राजस्थान के में सबसे अधिक शहरीकृत जिले परसेंटेज के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार कौन कौन से हैं? और ये टेबल है, बना लो आप कॉपी में। बताया ना, परसेंटेज आधा पर कोटा आ जाएगा, कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जोधपुर, न्यूनतम है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आप जाके देख लो ना, देखो बांसवाड़ा के बाद जो जिला आ रहा है ना वो प्रतापगढ़ आ रहा है, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, पैटर्न फिक्स है। परसेंटेज मत लिखना, परसेंटेज कोई काम के नहीं है, आपको बस जिले याद करना है। याद हुए क्या जिले? एक बार वापस पूछूं मैं, देखो सबसे पहली बात मुझे बताओ, ये एक बार बंद करो लिखना, चलो यहां पर देखो, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का शहरी लिंगानुपात, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करूं शहरों के अंदर, तो पहला टोंक, टोंक बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर। न्यूनतम की बात करता हूं तो जैसलमेर, जैसलमेर को धोया, धौलपुर, अलवर और गंगानगर। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद अपन ने बात की बाल लिंगानुपात की, राजस्थान का बाल लिंगानुपात 888, अगर शहरी बाल लिंगानुपात की बात करता हूं तो 874, और ग्रामीण बाल लिंगानुपात की बात करता हूं 892। ठीक है, फिर साक्षरता की बात की तो राजस्थान की साक्षरता 66.1, राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता 61.40, और अगर शहरी साक्षरता की बात करता हूं 79.7। ठीक है, अगर मैं जिलों की बात करता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले तो बताओ, उदयपुर, उदयपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर, ये सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिलों की बात करता हूं, नागौर, जालोर, चूरू, धौलपुर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर अपन ने बात की कि राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले नगर कौन से हैं, तो जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद बीकानेर, ध्यान रखना अजमेर नहीं है। ठीक है, न्यूनतम की बात करता हूं जनसंख्या के अनुसार तो पहला आ जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद सुजानगढ़। ठीक है, वहीं अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पर है, तो कोटा, कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जोधपुर, अजमेर तीसरे नंबर पर है, जोधपुर चौथे नंबर पर है। ठीक है, न्यूनतम की बात करता हूं तो न्यूनतम है डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रताप। ठीक है, ये आपने एक दो बार पढ़ा है, तीन चार बार पढ़ोगे ना तो आप अपने आप दिमाग के अंदर सेट करना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। वो लिखना था क्या? लिखो,
परसेंटेज मत लिखना, बस जिले लिख के छोड़ दो। ये प्री के अंदर सवाल आया था उदयपुर वाला कि राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आंसर क्या होगा, उदयपुर। ठीक है, आप सोचो पशु परिचरण में यहां से सवाल आ गया तो आरएस में कहां से सवाल आएगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं, लिख दिया होगा इतनी देर। अब बात करते हैं कि राजस्थान में ग्रामीण से शहरी पलायन, पलायन का मतलब समझते हो, पलायन का मतलब हो गया गांव से शहरों की तरफ आना। आप में से भी कई विद्यार्थी हैं जो पढ़ने के लिए गांव से शहरों की तरफ आए हो ना, हम भी थे, हम लोग शहर के अंदर रहते थे, हम लोग बड़े शहर की तरफ गए, तो ये भी एक तरफ का क्या था, पलायन होता है ना, पलायन। तो अब आपको अगर सवाल पूछे कि भारत में जो पुरुष है वह 45.06% क्या करते हैं, पलायन। ये भारत से तुलना की किसकी, राजस्थान की। और राजस्थान में कितने करते हैं, 51, राजस्थान में करते हैं 49.16। ठीक है, तो मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत की तुलना में राजस्थान में पुरुषों का पलायन ज्यादा है, ये तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना है। और महिलाओं की बात करूं तो भारत में करते हैं 51% महिलाएं पलायन, और राजस्थान में करती है 59%। तो मतलब अगर पलायन की बात करूं तो पलायन में पुरुष और महिला इन दोनों का पलायन राजस्थान में किसकी तुलना में ज्यादा है, भारत की तुलना। अपन के राजस्थान में जो महिलाएं होती है गांवों के अंदर रही हुई है, वो शादी के बाद हरगिज गांवों के अंदर नहीं जाना चाहती, नहीं चाहती ना। और अगर शादी करना है, आजकल तो पैटर्न अलग ही है, शादी करना तो शादी से पहले शर्त है कि छोरा बेंगलुरु कमाता है, बेंगलुरु साथ जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर साथ नहीं जाएगी तो फिर हम शादी नहीं करेंगे। पहले वो करते हैं कि हाँ भाई ठीक है साथ जाएगी, तो एक दिन निकला, 2 दिन निकला, ओके मैं जाके आता हूँ, तो कि नहीं नहीं बात हुई थी साथ जाने की, तो करे सेटल तो कर, नहीं नहीं साथ मतलब साथ, तो वो होता है। ठीक है, तो प्लान ध्यान रखना, भारत की तुलना में राजस्थान का क्या है, ज्यादा। ठीक है, भारत में अगर पुरुष 45% करते हैं तो राजस्थान में 49, महिलाएं भारत में अगर 51% करती है तो राजस्थान में 59। ठीक है, इस एक टेबल को बनाओ, मैं 2 लाइनें लिखवा दूंगा, वो आप लिख देना। ये पता है डेटा आपके कहाँ काम आएगा, जहां अगर आपको सवाल इस तरह से दे कि भारत में या राजस्थान में शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, इस पर स्पष्ट करो अपने कथन, तब आपको ये डेटा काम आएगा कि राजस्थान में जो गांवों से शहरों की तरफ पलायन है वह भारत की तुलना में भी ज्यादा है। पुरुष करते हैं लगभग 49% और महिलाएं करती है लगभग 59%। क्या हो गया, लिख दिया। अब 2 बातें बोल रहा हूं, तुलनात्मक रूप से आपको ध्यान रखना है, लिखो। राजस्थान में पुरुषों एवं महिलाओं का पलायन, राजस्थान में पुरुषों एवं महिलाओं का पलायन, राजस्थान में पुरुषों एवं महिलाओं का पलायन भारत की तुलना में ज्यादा है, भारत की तुलना में ज्यादा है, भारत की तुलना में ज्यादा है, भारत की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, अब लिखो राजस्थान में शहरी विकास। मैंने आपको बताया राजस्थान में 5 क्या है, विकास प्राधिकरण, 12 है शहरी न्यास,
एक है राजस्थान आवासन मंडल और एक है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। लिखो राजस्थान में शहरी विकास। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम कितने? 7, 10 कितने? 10। राजस्थान में 10 नगर निगम है, ध्यान रखना। राजस्थान में शहरी विकास। लिखो पहला पॉइंट, राजस्थान में शहरों के विकास हेतु 5 विकास प्राधिकरणों का निर्माण किया गया। राजस्थान में शहरों के विकास हेतु 5 विकास प्राधिकरणों का निर्माण किया गया। राजस्थान में शहरों के विकास हेतु 5 विकास प्राधिकरणों का निर्माण किया गया। 5 विकास प्राधिकरणों का निर्माण किया गया जो निम्नलिखित है। 5 विकास प्राधिकरण, इनके नाम लिखो, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। 5 विकास प्राधिकरणों का निर्माण किया गया जो निम्नलिखित है, और इन 5 के नाम लिखो, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। लिख दिया। अब लिखो इसके अतिरिक्त राजस्थान में 12 UIT शहरी नगर निकाय, 12 UIT इसको हिंदी में बोलते हैं शहरी न्यास। इसके अलावा राजस्थान में 12 UIT मतलब 12 शहरी न्यास। 12 UIT राजस्थान आवासन मंडल तथा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन संचालित है। इसके अलावा राजस्थान में 12 शहरी न्यास, 1 आवासन मंडल तथा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन संचालित है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन संचालित है। पशु परिचर में एक सवाल और आया था, RSRTC की स्थापना कब की गई? बताइए। हाँ, 1964। देखो मैंने आपको पढ़ा है ना, मैंने कल ही पेपर देखा, पहले पेपर देखने का टाइम मिला नहीं था, तो मैंने कल ही पेपर देखा। उसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सीधे सीधे पढ़ाए हुए में से आए। RSRTC वाला, ये उदयपुर वाला मैंने अभी पढ़ाया। तो कई पेपर देखोगे ना आप, ये बहुत बेसिक सवाल है, और बच्चों को RSRTC आता ही नहीं, स्थापना कब हुई। ठीक है, 12 शहरी न्यास संचालित है। आगे चलो, अब हेडिंग डालो राजस्थान आवासन मंडल। अब हेडिंग डालो राजस्थान आवासन मंडल। बताओ राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 1970। कल मैंने है ना एक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है ना जो हुआ है, उसका मैंने एक पेपर डलवाया था टेलीग्राम में, आप लोगों ने पढ़ा? पूरी की पूरी जानकारी लिखी हुई है इसके अंदर। एक शुरुआत कब हुई, उद्घाटन किसने किया, थीम क्या थी, इसमें क्या क्या चीजें हुई है। देखो आप अगर उसको पढ़ोगे ना, सुनो ये है ना आपके लिए भविष्य में बहुत काम का है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का मैंने 5-6 पन्नों के अंदर 5-6 पॉइंटों के अंदर पूरा का पूरा निचोड़ लिखा है। जैसे मैंने लिखा था कि इसकी शुरुआत 9 से 11 हुई है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इसकी जो थीम थी ना 3R वाली, वो याद करना, पेपर में आ जाएगी आपके प्री के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। थीम क्या थी? 3R। देखा कभी? उसके साथ मैंने आपको बताया था 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस, एक प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव हुआ था 10 तारीख को। 11 तारीख को MSME कॉन्क्लेव लिखा हुआ था। MSME की फुल फॉर्म बताओ।
हाँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये कॉन्क्लेव कब हुआ था? 11 तारीख को। और एक तलवार थी, वो प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट की है ना? किसने गिफ्ट की है? हाँ, भजनलाल ने। वो तलवार बनाई किसने थी? विनोद कुमार जांगिड़। ये चंदन की लकड़ी पर तलवार बनाई हुई है। चंदन की लकड़ी को लिया, उस पर तलवार बनाई, और इस तलवार पर महाराणा प्रताप की जीवनी चरित्र है। तो ये जितनी भी बातें मैंने लिखी थी वो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो मैं इस तरह के ना, ये आप इस तरह की जो चीज़ें आती है ना, उनको कहीं कॉपी के अंदर नोट कर लो। एक करंट अफेयर की कॉपी अलग डाल दीजिए और उसके अंदर ये सब चीज़ें नोट डाउन करें, ताकि भविष्य में जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़े तो करंट अफेयर की कॉपी से देख लिया। अब देखना पेपर में सवाल आएगा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई चंदन की तलवार किसके द्वारा निर्मित थी? विनोद कुमार जांगिड़। ठीक है, तो इस तरह की कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान आवासन मंडल हेडिंग डाली आपने, लिखो राजस्थान आवासन मंडल। स्थापना लिखो आप 24 जनवरी 1970। स्थापना लिखो 24 जनवरी 1970, सॉरी फरवरी 24 फरवरी 1970। ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म लिख देना, इंग्लिश में भी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। एक है ना इसमें, बस ये एक पॉइंट ध्यान रखना, बुधवार नीलामी उत्सव। नीलामी समझते हो? कोई भी चीज होती है, प्लॉट वगैरह, उसकी नीलामी होती है। तो इसके द्वारा एक प्रोग्राम है बुधवार नीलामी उत्सव। आपको प्री के अंदर सवाल सीधा पूछेगा, बुधवार नीलामी उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर क्या आएगा? राजस्थान आवासन मंडल। लिखो बुधवार नीलामी उत्सव का आयोजन, बुधवार नीलामी उत्सव का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। बुधवार नीलामी उत्सव का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। बुधवार नीलामी उत्सव का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। बुधवार नीलामी उत्सव का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। चलो मैडम आप बताइए, एक मैंने ऐप बताया था जो पीडब्ल्यूडी के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए था, नहीं बताया? आप बताओ, आप बताइए। नहीं पता? लड़कियों में कोई भी किसी को पता हो? पीडब्ल्यूडी के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए एक ऐप लड़कियों में किसी को भी पता हो? है बस एक कोई पता नहीं है? थोड़ा बहुत पता है तो भी बताओ, किस से शब्द शुरू हो रहा है, किस पे खत्म हो रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, GWMS। कौन सा पोर्टल था? GWMS। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? GIS वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। बताया था ना, पीडब्ल्यूडी के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए। आप बताइए कि अगर आपको शिकायत है तो आप केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र बनाया था, उस पोर्टल का नाम क्या है? हाँ, शिकायतों के लिए एक पोर्टल बनाया था सरकार ने, उस पोर्टल का नाम बताओ। जनसंपर्क पोर्टल। आप बताइए कि SMS के माध्यम से सूचित करने के लिए एक पोर्टल बनाया था। मैडम आप बताओ। RTI के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक पोर्टल बनाया था। पड़ोसी और वो तो शिकायतों के लिए आ गया। RTI के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक पोर्टल बनाया था। पीछे कॉपी मिला? नहीं मिला? मिलेगा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं घर पे जाके। पीछे जनसंपर्क बता दिया ना, वो शिकायतों के लिए था। RTI के तहत कौन सा पोर्टल था? जन सूचना पोर्टल। कौन सा था? जन सूचना। ई मित्र की शुरुआत कब हुई? 2000 प्लस। 2000 प्लस कौन सा साल है? 2015। ई मित्र कब से आ रहा है मैडम? 2002। ई मित्र की शुरुआत कब से हुई? 2002। आप बताओ SSO की फुल फॉर्म क्या है?
इसको बताने दो आप। नहीं पता? क्लास में कम से कम 4 बार बोली है मैंने। पड़ोसी, सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन। आप बताओ, सरकारी कर्मचारियों के कार्य करने के लिए जितने भी सेवा संबंधी कार्य हैं उनके लिए एक पोर्टल शुरू किया था, उसका नाम क्या है? राजकाज। राजकाज बोला? नहीं बोला ना? कौन सा पोर्टल था? राजकाज पोर्टल। तो सेवा संबंधी जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को लो। पीछे आप बताओ, राज्य सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? कौन बोला? राज्य सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर में। पेटेंट सूचना केंद्र कब स्टार्ट हुआ? हाँ स्टार्ट हुआ 1998। 98 सही है। हाँ 91 नहीं, 1998। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? स्थिति बड़ी गंभीर है, आप लोगों की हंसने की बात नहीं है। बताओ। 1983। ये छोरा पढ़ता है बस, बाकी कोई नहीं पढ़ता, ईमानदारी से। क्या नाम है? दिनेश कुमार। कौन से गांव के हो? सांचो? ठीक है। नहीं नहीं, छोरा पढ़ता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको बहुत नॉलेज है। कई कई चीज़ें ऐसी है जो मुझे लगता है क्लास में किसी को नहीं आएगी, वो ये जवाब दे देता है। तो ये चीज़ें पढ़ी हुई है भाइयों, ये पढ़ी हुई चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, आपको फिर भी कई चीज़ें पता ही नहीं है। चलो, अब बुधवार नीलामी उत्सव हो गया। ये बातें मैंने अभी इसलिए बताई क्योंकि अब आवासन मंडल भी क्या करता है कि फ्लैट का निर्माण करता है, काम का संचालन करता है। तो इसने भी एक मोबाइल ऐप शुरू किया है और उस मोबाइल ऐप का नाम है सजग। क्या नाम है? सजग। तो अगर आपको पूछे सजग मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? राजस्थान आवासन मंडल। लिखो सजग मोबाइल ऐप, इसी में ही लिखना सजग मोबाइल ऐप। और ये लाइन लिखो, आवासों के निर्माण की गुणवत्ता व प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु। आवासों के निर्माण की गुणवत्ता व प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप है? सजग। राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 3,01,810। 3,01,810। ठीक है, आगे बात करें। ये हो गया। अब ये डायग्राम है, वह डायग्राम आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। बना दोगे राजस्थान? नहीं बने तो क्या करना है? ये राजस्थान, ठीक है। अब जयपुर यहां कर देना, कोटा यहां कर देना, जोधपुर यहां कर देना, आबू रोड यहां कर देना। मैं जो चीज़ें ना आपको डायग्राम में दे रहा हूँ ना, उसको डायग्राम के अंदर ही बनाऊँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है कॉपी का। आप अगर एग्जाम में भी डायग्राम एक आधा बना के उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखते हो ना, तो कम जगह के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें प्रेजेंट होती है।
आपको है ना एक बार ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान कहाँ पर है, तो जयपुर में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान। अब अगर आपके जैसे ये मेंस में सवाल आ जाए राजस्थान आवासन मंडल के बारे में लिखने का, तो आप लिख सकते हो, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, स्थापना है, मुख्यालय है, सजग मोबाइल ऐप है, बुधवार नीलामी उत्सव है, इन सबको मर्ज करके आप लोगों को राजस्थान आवासन मंडल के बारे में लिखना है, ठीक है। ये इसलिए इतनी सब चीजें लिखाई। प्री के अंदर तो सवाल आने लायक इसमें एक आधा है, जैसे विधायक आवास परियोजना का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, आवासन मंडल, ठीक है। कैसे लिखोगे, चलो मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ, उस तरह से आपको लिखना है। राजस्थान आवासन मंडल अगर पेपर में आ जाए तो लिखना कि राजस्थान के शहरों में किफ़ायती दर पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए 12 फरवरी 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही इसके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए सजग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हमारे राजस्थान में जयपुर में प्रताप नगर कोचिंग हब, माही रेजिडेंसी, समृद्धि रेजिडेंसी, विधायक आवास योजना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान, इन सब का निर्माण राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा जोधपुर में तथा कोटा में चौपाटी विकसित की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर में बर्ली योजना के तहत फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। बस बहुत है राजस्थान आवासन मंडल, ठीक है, क्लियर। चलो अब अगली हेडिंग डालो, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। हाँ, चौपाटी, जूहू चौपाटी कभी देखा आपने, नाम सुना, जूहू चौपाटी बॉम्बे में। देखो जूहू चौपाटी, देखो क्या होता है चौपाटी, आजकल बच्चों का जो क्रेज है ना वो खाने पीने पर बहुत ज़्यादा है।
तो एक इस तरह का रेडी पटरी पर स्टॉलें लगा दी जहाँ पर बच्चे खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, उसको नाम दे दिया चौपाटी। जैसे और मैं अगर आपको बताऊँ, आप अगर कभी उदयपुर गए हो ना, तो उदयपुर में फतेह सागर जो झील है, ये फतेह सागर झील लगभग इसकी ये झील यूँ है ना, उस झील की जो परिधि है ना वह लगभग 5 किलोमीटर की, कितनी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में जहाँ से परिधि शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, भरी पड़ी दुकानें। और लोग क्या करते हैं, जब भी घूमने जाते हैं उन फतेह सागर झील के किनारे बैठते हैं और उन होटलों से, उन रेस्टोरेंट से ले लेकर भोजन करते हैं। ठीक है, तो उस जगह का नाम क्या दे दिया, चौपाटी। ठीक है, चौपाटी मतलब जहाँ पर हाट बाजार लगते हैं। जैसे अपन के बाढ़ में अगर चौपाटी बात करो तो ये अपन के ये परशुराम सर्किल अभी चौपाटी बना हुआ है। आप शाम के टाइम जाते हो है ना, तो शाम के टाइम यहाँ पर 2 ठेले लगे हुए हैं, वो 2 ठेले अच्छे से बढ़िया गिराकी कर लेते हैं। पहले ये चौपाटी हुआ करती थी गांधी चौक। गांधी चौक पर क्या है, पाव भाजी है, ये सब आपको आराम से बढ़िया मिल जाता है। तो भीड़ लगी रहती है, आप जाओगे ना, फिर वहाँ पर इतनी ट्रैफिक होने लग गई कि वहाँ पर सरकार को है ना वो ठेले हटवाने पड़े, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता था। मेन बाजार था गांधी चौक, तब वहाँ से वो ठेले हटवाए, उसको अपन बोलते हैं चौपाटी। ठीक है, समझ में आ गया चौपाटी। चौपाटी आइसक्रीम भी आती है, लिखो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये क्या ही लिखा है इन्होंने, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। लिखो, जो बोल रहा हूं वो लिखो, शुरुआत लिखो, शुरुआत लिखिए 2015, शुरुआत लिखो 2015, शुरुआत लिखो 2015। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, जयपुर मेट्रो का विकास, शुरुआत लिखी 2015, शुरुआत लिखो 2015, फिर लिखो जयपुर मेट्रो का विकास एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है। जयपुर मेट्रो का विकास एडीबी, एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है। एडीबी या एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया। इसके 2 फेज हैं, इसके 2 फेज हैं, फेज, इसके 2 फेज हैं। इसके 2 फेज हैं। सबसे पहले लिखो फेज 1, फेज 1, फेज 1 लिखना, जो बना रहा हूं उस तरह से बना लो। मानसरोवर से चांदपोल, चांदपोल से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ पर $200 फीट बाईपास। और जो फेज का नाम है वह है 1A, 1B, 1C और ये 1D, ये फेज 1। और फिर है आपका फेज 2, कहाँ से कहाँ तक है, सीतापुरा से अंबाबाड़ी, सीतापुरा से अंबाबाड़ी, ये फेज 2।
ठीक है। अब कॉपी के ऊपर है ना थोड़ा सा एक कॉलम काट कर एशियाई विकास बैंक के बारे में 3 बातें बता रहा हूँ वो भी लिख लो, ताकि आपको भविष्य में कभी बैंक के बारे में पूछे तो आपको बैंक के बारे में पता रहेगा। साइड में है ना कॉलम इस तरह से बना लीजिए एक, और इस एशियाई विकास बैंक के बारे में 3 बातें लिख लो। स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला, मनीला का है फिलीपींस, वनीला नहीं है, वनीला आइसक्रीम आती है, मनीला है ना, याद रहेगा, मनीला, मनीला फिलीपींस। फिलीपींस ठीक है। आपको अगर ये सवाल पूछे कि जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट था ना, इसका जो आयोजन था वो किस विभाग के द्वारा किया गया, बताओ। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन हुआ, इसका आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया, कौन सी इसकी नोडल एजेंसी थी? बीआईपी। कौन सी संस्था थी? बीआईपी। बीआईपी के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया। बीआईपी की स्थापना 1991, मुख्यालय जयपुर, जयपुर ग्रामीण नहीं, जयपुर। और कौन इसका अध्यक्ष होता है? मुख्य सचिव। तो ये बातें मैंने आपको पहले बता दी। अब इसका आयोजन इसके द्वारा किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री इस राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2002। और एनआरआर नीति कब आई थी? 7 अक्टूबर 2022। एनआरआर, एनआरआर की फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। एनआरआर नीति, ध्यान रखना ये सारी बातें जो हुई है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो बाकी बातें उसको अपन देखते हैं। सुनो, देखो अब कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं की बात करता हूँ। एक आपको जब मैं ग्रामीण विकास पढ़ा रहा था तब मैंने शायद है ना आपको एक मास्टर विलेज प्लान बताया था अगले 30 वर्षों का, याद है? मास्टर विलेज प्लान के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन गांव को इस तरह से ध्यान में रखकर करते हैं कि आने वाले 30 सालों को ध्यान में रखेंगे कि 30 सालों के हिसाब से अपन उस गांव का विकास करेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर बस स्टैंड होगा, यहाँ पर खेलकूद होगा, यहाँ पर पार्क लगाएगा। इस तरह से अपन 30 सालों का एक प्लान तैयार किया था और उसका मैंने नाम दिया था विलेज मास्टर प्लान। ठीक है, अब अपन शहरों की बात करें तो यहाँ पर अपन लेके आए एक मास्टर प्लान। वो कितने साल का था? 30। और ये कितने साल का है? 20 साल का। कितने साल का है? 20 साल का। तो ये एक मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान के तहत अपन 20 सालों का एक शहरों का मास्टर प्लान तैयार करेंगे कि कहाँ कहाँ पर अपन को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो उसके लिए अपन ने ये मास्टर प्लान तैयार किया। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? एनसीआर। एनसीआर समझ में आ गया? नेशनल कैपिटल रीजन। आपको सीधा पेपर में सवाल पूछेगा कि एनसीआर के तहत राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर। अलवर और भरतपुर ये दोनों जिले किसके अंदर आते हैं? एनसीआर। एनसीआर का मतलब समझ तो क्या होता है? फुल फॉर्म हो गई। देखो जैसे दिल्ली है ना, ये देश की राजधानी। इस दिल्ली के आसपास का जो कुछ राज्यों का हिस्सा है, जैसे हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, इनको भी अपन ने इस एनसीआर के अंदर लिया ताकि जो डेवलपमेंट है ना वह राजधानी के आसपास पूरा अच्छे से हो पाए। तो इस वजह से अपन इन दो जिलों को लिया, किस किस को? भरतपुर को और अलवर को। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी है, ये देखो, काउंटर मैग्नेट। काउंटर मैग्नेट मतलब ये दो जिले काउंटर मैग्नेट है। अलवर और भरतपुर एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन अपन के राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जो पर्यटन है वह दो जिलों में, किसमें? जयपुर और कोटा। जयपुर और कोटा, क्योंकि कोटा शिक्षा की राजधानी। आप अगर देखोगे यहाँ पर कोई कोचिंग करने आएगा पूरे भारत में, वो कहाँ जाएगा? कोटा। और जयपुर, जयपुर सबसे बड़ा शहर पिंक सिटी के नाम से। तो ये काउंटर मैग्नेट शहर है। ये पेपर में सीधा सवाल आ जाता है कि काउंटर मैग्नेट शहर कौन कौन से है, तो आंसर आएगा जयपुर और कोटा। बात समझ में आ गई? एनसीआर का हिस्सा कौन से है?
अलवर और भरतपुर। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, दीनदयाल अंत्योदय योजना एक है ना, आपने है ना कोई ठेले पर कोई कभी कोई कुछ खाया पिया हो तो वहां पर एक शब्द लिखा होता है डेन्यूलम, इस तरह से कुछ एक लिखा होता है ठेले पर, कभी देखना। नहीं, जो नगर परिषद के ठेले हैं ना, या आप यहाँ पर गांधी चौक जाओगे ना, तो गांधी चौक में यहाँ पर बहुत सारे ठेले खड़े रहते हैं, ये दाबेली वाले, जूस वाले, देखिए कभी। तो वहां पर आप कभी जाओगे ना, तो वहां पर एक ठेले के ऊपर एक कार्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है नगर परिषद बाड़मेर, फिर लिखा होता है डेन्यूलम क्रमांक 1 2 3 4। देखना, कभी नहीं गए हो तो या तो मैं कल फोटो खींच के लेके आऊंगा, फिर बताऊंगा आप। ठीक है, वो जो योजना है ना, वो योजना कौन सी है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत क्या होगा, देखो अपन ने गांवों में आजीविका बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी ना। अब अपन शहरों की बात कर रहे हैं, तो शहरों में भी लोग रहते हैं और अपन ने शहरों में आजीविका बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ध्यान रखना, शहरों में आजीविका की वृद्धि करने के लिए कौन सी योजना संचालित है? दीनदयाल। एक बात और बताता हूं, आपने कुछ जो मैंने नरेगा योजना पढ़ी थी, नरेगा की फुल फॉर्म क्या थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन। ठीक है, अब जो नरेगा योजना थी वह सिर्फ और सिर्फ गांवों में संचालित होती थी, और उसमें भी अपन ने कुछ और चेंजेस किए। जैसे भारत सरकार ने बोला था हम लोग गांवों में कितने दिन का रोजगार देंगे? 100 दिन का। हम एक कदम और आगे गए और बोला कितने दिन का देंगे? 125 दिन का। फिर एक कदम और आगे गए, हम लोगों ने बोला कि कुछ जनजातियों को हम लोग 200 दिन का देंगे। और वे जनजातियां कौन सी थी? आप खड़े होकर बताना। हाँ, खड़े हुई आप, खड़े हुई। हाँ, आप जल्दी से खड़े हुई, पर आप नहीं। हाँ हाँ, बताओ कौन कौन सी वो जनजातियां थी जिसको 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा? पता नहीं। आपका नाम पता है? हाँ, बताइए नाम। भूल गए नाम आपका? हाँ, तो मैं अपना नाम नहीं पूछ रहा था, मैं आपका नाम पूछ रहा था। क्या नाम है? जसवंत। हाँ, कौन सी ईयर में हो? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? फर्स्ट ईयर। कॉपी उठाओ, आ गया हो आप यहाँ पे मेरे पास, जल्दी से आओ। कितने दिन बाद आए हो क्लास में? आज ही आए, पहला दिन है? बीच में आए नहीं थे तभी। कॉपी बताओ तो, लास्ट कहाँ तक किया है आपने? आज क्या किया? हाँ, तभी तो मुचका रहे थे गप्पे। तो अभी क्लास के अंदर बैठे थे तो ऐसा नहीं कि 2 अक्षर लिख लूँ तो याद आ जाएगा। बैठे तो वैसे ही हो, है ना? क्लास के अंदर अपन बैठे तो वैसे ही हैं। अगर 2 अक्षर लिख लेते तो शायद दिमाग के अंदर कुछ चला जाता, है ना? दिमाग के अंदर चला जाता तो पढ़ लेते, नौकरी लग जाती, नुकसान हो जाता अपना। पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, नरेगा चल रहा है किसके लिए? गांवों के लिए। अब गांवों के लिए नरेगा चल रहा है तो अशोक गहलोत की सरकार आई। अशोक गहलोत की सरकार ने बोला कि भाई तुमने गांवों के लिए क्या शुरू कर दी? नरेगा। शहरों के लिए क्या किया? तो क्या कुछ नहीं किया। तो ऐसे करो, शहरों के लिए एक योजना शुरू करते हैं, इसका नाम रखा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या रखा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके अंदर अपन ने ये बोला कि जो लोग शहरों के अंदर है और जो बेरोजगार है, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे? साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। उस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये ध्यान रखना, पूरे भारत में नहीं है, सिर्फ कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, ये एक बात शहरों के अंदर शुरू की। दूसरी बात, मैंने आपको गांवों में एक योजना बताई थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना बताई थी ना। वहां पर ये अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो संचालन है राजीविका के द्वारा किया जाता है ना। राजीविका की स्थापना कब हुई? 2010। फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। तो वहां पर मैंने आपको सब चीजें बताई थी कि जो आप भोजन करोगे उस थाली की कीमत कितनी है? 30 रुपए। आपको कितना देना है? 8 रुपए। 22 रुपए कौन देगी? सरकार। थाली का वेट कितना है? 300 ग्राम चपाती है, 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है और 100 ग्राम श्री अन्न है। श्री अन्न पता है? आज अगर आपने अखबार पढ़ा है, अखबार पढ़ा है आप लोगों ने, तो अखबार में मेन पृष्ठ पर है ना, सरकार ने क्या लिखा है
कि अब जो मीटिंग होती थी ना हमारी ऑफिसों के अंदर, तो उसमें बढ़िया क्या होता था, हम लोग, मैं तो मीटिंग में इसलिए जाता था कि नाश्ता मिलता ईमानदारी से, कचौरी समोसे मिल जाते, चाय मिल जाती, बढ़िया एकदम खाना पीना हो जाता। अब सरकार ने नियम क्या निकाल दिया कि अब ये कचौरी समोसे चिप्स एंड बिस्कुट नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे, तो कि आपको वो बाजरे के कुरकुरे, बाजरे के कुरकुरे निकाले सरकार ने, वो हाँ बाजरे के बनते हैं कुरकुरे, अब मैंने खाए नहीं है कैसे हैं, तो कि वो दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको बाजरे के खाखरे दिए जाएंगे, वो आपको नाश्ते में, हाँ बाजरे के खाखरे, चना मूंगफली, इन सब का नाश्ता करवाया जाएगा। अब जो भी इस प्रोटोकॉल को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज पहले मेन पृष्ठ पर दे रखा है राजस्थान पत्रिका के। तो सरकार सृजन को बढ़ावा दे रही है। किसको बढ़ावा दे रही है? सृजन को। अभी आप राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में गए तो वहां पर है ना, अधिकतर जो भोजन थे ना वो सृजन पे भोजन थे, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, ये। तो सरकार इस पर फोकस कर रही है कि सृजन को बढ़ावा दिया जाए। बात समझ में आई? तो इस वजह से अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंदर सृजन वाला टॉपिक रखा, ठीक है। तो अब जिस तरह से गांवों के अंदर ये योजना चल रही है, तो अपन ने शहरों के अंदर भी इस योजना को शुरू किया, इसका नाम दिया अन्नपूर्णा रसोई योजना शहरी। बात समझ में आ गई? चीजें वो की वो है, लेकिन वहां पर इस योजना का संचालन कर रहा था राज्य भी का, यहां पर कौन कर रहा है? नगर निकाय। नगर निकाय का मतलब जहां पर नगर पालिका है वो करेगी, परिषद है तो वो करेगा, और निगम है तो वो करेगा। दो योजनाएं और क्लियर हो गई। चलो पहले इनको लिखो आप। लास्ट कहां तक लिखा था? मेट्रो लिख दिया। अब लिखो नगर नियोजन विभाग की, पहला लिखो मास्टर प्लान। लिखो इसमें जो लिखा हुआ है बोर्ड पर ऐसा कैसा लिख लीजिए। 20 वर्षों के लिए तैयार किया जाएगा और 191 नगर पालिकाओं को शामिल किया गया है। इस पे देखो एक लाइन और दे रखी है कि राजस्थान के अंदर कुल नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? राजस्थान में कुल नगर पालिकाओं की संख्या है 279, और 279 में से कितनों में संचालित है? 191। ये ध्यान रखना आंकड़ा। 20 वर्षों के लिए संचालित किया जाएगा और 279 में से 171 नगर, हाँ 191 नगर पालिकाओं में ये मास्टर प्लान संचालित है। कल अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो एक चीज़ और पढ़ी होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पढ़ा है? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब चुनाव सब अब एक साथ ही होंगे। कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट मतलब क्या? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद? मंत्रिमंडल।
मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। अब ये बिल है ना इसी सत्र में लाया जाएगा। अभी कौन सा सत्र चल रहा है संसद का? शीतकालीन। सत्र कितने होते हैं? 3। एक होता बजट, एक होता है शीतकालीन, एक होता है मानसून। पढ़ा है ना? अब शीतकालीन सत्र के अंदर बजट ये विधेयक आएगा। विधेयक या तो लोकसभा में पेश करेंगे या राज्यसभा में। अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास हो गया फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या बन जाएगा? एक कानून। फिर एक साथ चुनाव होंगे, एक साथ। अब जिन जिन विधानसभाओं के कार्यकाल पहले पूरे हो रहे हैं तो उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा देंगे। समझ में आई बात? जैसे अपन के राजस्थान में जो विधानसभा का कार्यकाल है वो लोकसभा का कार्यकाल है, तो सबसे पहले विधानसभा है, उसके बाद लोकसभा है। तो विधानसभा का कार्यकाल पहले पूरा हो रहा है, लोकसभा का बाद में, तो सबको लोकसभा के बराबर लेके आएंगे। राजस्थान का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल 3-4 महीने बढ़ा देंगे, किसी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा देंगे। तो उस तरह से करके सारे के सारे लोकसभा चुनाव और सारे के सारे सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव वो सब एक साथ में ही होंगे। फायदा क्या होगा? फायदा बहुत होगा। राजस्थान की और भारत की जो जीडीपी है ना वो लगभग 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। इतना फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो, चुनाव ऐसा एक काम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एक जिले के अंदर मैं अनुमानित राशि बताऊं, बाड़मेर का मैं अगर बात करूं ना तो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बाड़मेर ने लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने? 35 से 40 करोड़। तो इतने एक जिले ने खर्च किए हैं। सोचो जिले कितने, पूरा भारत कितना है, इतना पैसा खर्च होता है। ये पैसा सिर्फ अब एक बार ही खर्च होगा। लोकसभा में कर लो, आप जब चुनाव में वोट देने जाओगे तब आप अपने विधायक का भी चयन कर लो और साथ में अपने सांसद का भी चयन कर लो। इस वजह से सिस्टम रखा है, बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और ये एक क्रांतिकारी कदम है। ये वन नेशन वन इलेक्शन आपके मेंस के अंदर है ना, सीधा सवाल आएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में टिप्पणी कीजिए। अध्यक्ष किसकी अध्यक्ष में समिति का निर्माण किया था? रामनाथ कोविंद। ये ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूँ, मेंस में आएगा 100%। इसके बारे में जितने पॉइंट निकाल सकते हो ना वो पॉइंट निकालना। अखबार में आते हैं रोज के वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको निकाल कर एक अलग कॉपी डाल के उसमें लिखना। और आपके पॉलिटी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वन नेशन वन इलेक्शन। एक संविधान संशोधन होगा, देखना बहुत बड़ा। चले आगे। एनसीआर लिखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
लिख दिया यहाँ तक, कहाँ तक लिखा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और फिर ये नीचे वाली ये योजना भी लिखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना। राजस्थान में कुल नगर पालिकाएं कितनी है? 279। मास्टर विलेज प्लान कितनों में था? 191। और ये कितनों में? 213। ठीक है, ये 213 नगर निकायों में संचालित है। कल मैं ये चैप्टर भी पूरा कर दूंगा, शहरीकरण। हो गया? चलो यहाँ तक पढ़ना। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, आप सब है ना उन सवालों के आंसर लिखिए। अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है, अब आप ये एनालाइज करो कि आपको खुद को कितना याद है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बिखर बिखर के बैठ जाओ, अपने मित्रों से थोड़ा दूर हो जाओ, ये थोड़ी सी जगह खाली करो। जो सवाल दे रहा हूँ ना उसको ईमानदारी से लिखना, और किसी के देखा देखी नहीं करोगे। बहुत कुछ समझाया है, और आपने अगर घर पे जाके पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे को कितना आ रहा है। लिखो फटाफट सब। 5 सवाल दे रहा हूँ, आपके पास जितना नॉलेज है ना उस नॉलेज का उपयोग करते हुए उसका आंसर लिखना है। ठीक है, लिखो। पहला लिखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। दूसरा, लिखिए आप, राजस्थान से निर्यात। राजस्थान से निर्यात। राजस्थान से निर्यात। तीसरा लिखो, राजस्थान में सड़कों की स्थिति। राजस्थान में सड़कों की स्थिति। चौथा लिखो, राजसीको। राजसीको।
चौथा लिखो राजसी को। पांचवा लिखो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम लिखो। ये 5 सवालों के आंसर आपको लिखने हैं, ईमानदारी से लिखना, कोई देखा देखी नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। लिखो, 15 मिनट का समय दे रहा हूं। आप कब से थे मेरी क्लास के अंदर? इस चैप्टर में थे ना आप? 3 नंबर चैप्टर में। हाँ, 3 नंबर चैप्टर में थे, तो 3 नंबर से 1-2 सवाल आए हुए हैं। क्या नाम जसवंत है? कहाँ रहते हो?
किसने एक भी नहीं लिखा कि पाठ है साफ है? कहीं नहीं है। ऐसा कोई है? एक भी नहीं लिखा? एक भी नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कोई है? आपने कितने किए? अच्छा, आप बाद में आए थे। एक ही किया है? ये स्थिति है आप लोगों की, बताओ। हाँ, इन चीज़ों को मैंने कितनी अच्छी तरह से बताया। आप में से ऐसे किसने जैसे सब किए? 3 कर दिए? 3 से ज़्यादा कोई है? आप अपनी कॉपी बताना पीछे। ठीक है, फिर भी ठीक किया है। ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि आपने है ना भाषा के रूप में नहीं लिखा। आपने बस यूँ लिख दिया 25 लाख पर 8%। इसको है ना बराबर भाषा के रूप में लिखना होता है। जैसे मैं क्लास के अंदर बोलता हूँ ना काफ़ी बार, उस तरह से लिखना होता है। और कोई? और कोई है जिसने लड़कों में? आपने कितने किए कॉर्नर में? 3 कर लिए? कौन कौन से किए 3? आप में से आधे विद्यार्थी होंगे ना, अगर मैं कॉपी मंगाऊंगा ना तो उनको शर्म आएगी अपने ऊपर। मुझे पता है किसने कितना लिखा है, क्योंकि आप लोग ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इतना पढ़ाने के बाद भी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के डेटा मैंने कितनी बार याद करवाया आपको। कैसे लिखोगे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना? सुनो, राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए 13 दिसंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें अधिकतम 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 25 लाख तक के ऋण पर 6%, 6%, 8%। 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। अब ये लाइन लिखनी है। अब आप लोग भले कैसे भी कुछ भी करो, इस लाइन का जो जवाब है वो एकदम सही है। समझ में आ गई बात? इस तरह से आंसर देना होता है। अब आपने पता नहीं किस तरह से दी। दूसरा सवाल क्या था? राजस्थान में निर्यात की स्थिति। तो निर्यात, आपको सारी बातें मैंने बता रखी है। राजस्थान से टॉप चीजें जो निर्यात की जाती है बताई थी ना 5। राजस्थान में निर्यात के लिए कौन कौन सी योजनाएं आई थी वो बताई थी मैंने, नहीं बताई थी? तो उन सब चीजों का मेंशन करना होता है। तीसरा सवाल कौन सा दिया? सड़कों की स्थिति। कितना अच्छे से बताया। मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 3,01,810 किलोमीटर है। राजस्थान के सड़कों का घनत्व कितना है? 88.18। तो ये पॉइंट कौन मेंशन करेगा? सड़कों की स्थिति में यही तो लिखते हैं। राजस्थान में जो सड़कें पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा लंबाई की सड़कें ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क के बाद जिला सड़क, फिर राज्य सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सड़कें हैं। और राजस्थान एक्सप्रेस वे, राजस्थान NH44, NH27 महत्वपूर्ण बातें हैं। यही बातें होती है। चौथा सवाल कौन सा था? राशि को। आप में से आप बताओ, राशि को की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता आपको? फुल फॉर्म पता नहीं है और मैं आपको टॉपिक लिखने का बोल रहा हूँ, कैसे लिख पाओगे? हाँ, बहुत बढ़िया। राजस्थान आजीविका विकास परिषद। ये कहाँ से कहाँ मैच किया आपने? राजीविका का राशि को टेक दिया। आपको फुल फॉर्म पता नहीं है, सोचने की बात है। और मैं आर्थिक समीक्षा पूरी करवाने पे तुला हुआ हूं। मैं सोच रहा हूँ 10 दिन के अंदर पूरी करवा दूंगा आर्थिक समीक्षा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को थोड़ी बहुत।
कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है घर पे जाके। बच्चों का हाथ नहीं हिल रहा, यूं पेन के ऊपर लिख नहीं पा रहे। ये क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, आप लोगों को चीजें याद नहीं है। हाथ जब चलेगा जब दिमाग के अंदर कुछ चीजें होगी। सुन भाई, या नहीं है? अपन गप्पे टेकते हैं, फालतू की बातें इधर उधर की करनी हो तब तो अपन बहुत आगे है, पढ़ने में आगे है नहीं। राजसिको की फुल फॉर्म आप बताओ मैडम क्या है? क्या है राजसिको की फुल फॉर्म? नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजसिको। आपको पता थी? आप तो बाद में आए, आप पीछे। राजसिको की फुल फॉर्म, रूडा की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता। इतना बोला था, चार बहुत महत्वपूर्ण है, रिको, राजसिको, आरएफसी, रूडा। नहीं पढ़ते अपन। अगला सवाल कौन सा था? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 3 नंबर में मैंने चैप्टर में मेवात बताया था, डांग बताया था, याद है? हाँ बताओ किस जिलों में संचालित है? हाँ, अलवर, डिग और खेरथल, तिजारा। कब शुरुआत हुई थी और किन जिलों में संचालित हो गया? और कौन सा समुदायों के विकास के लिए? मेव समुदायों के विकास के लिए। ये पढ़ोगे तो चीजें आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी। देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो उम्र है ना, इस उम्र का सदुपयोग करें। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अभी यहाँ पर टीचर आपके लिए अवेलेबल है, कोई समस्या आ गई पूछ लो, बता देंगे। मैं मतलब आपके जैसे बच्चे हैं ना, 1-2 बच्चों को जानता हूँ जो आरएस की तैयारी करते हैं, ठीक है? तो उनको इतना अच्छा नॉलेज है। अब उनका ऐसा नहीं कि स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई थी या उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, नहीं, लेकिन वो मेहनत आज भी करते हैं। कभी कोई चीज़ दिखती है ना तो उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं कि ये चीज़ है, ये क्या होती है। थोड़ा जिज्ञासु बनोगे, थोड़े बहुत चीज़ें समझोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लिखवाया वो आप लोगों ने लिख दिया। थोड़ा माइंड डेवलप करो आप अपना, सबसे पहली बात यही है, तब जाकर आप आरएस के बारे में सोच सकते हो। ये अभी फाउंडेशन बैच है, क्यों लगाते हैं कि 1-2 साल के अंदर आप उस लेवल के बराबर बन पाए। स्नातक के बाद वो लेवल प्राप्त करना मुश्किल है। तो थोड़ा सा है ना, इस चीज़ पर ध्यान दें अपनी पढ़ाई की तरफ। जो चीज़ें हो रही है आप लोग आसपास में देखते हैं, कई चीज़ें आप लोग आसपास से सीखिए। अखबार, न्यूज़पेपर, करंट बहुत रामबाण है। अगर आपने करंट को अपना साथी बना लिया तो आप कहीं नहीं अटकोगे जीवन में, ये मेरी बात गांठ बांधना। मैंने अपना पहला पेपर दिया था आरएस का 2018 में। 2018 में मेरा पहली बार जो प्री में सिलेक्शन हुआ, वो मेरा मात्र और मात्र सिलेक्शन हुआ करंट की वजह से। मैंने 2016 में करंट पढ़ना शुरू किया, उससे पहले मुझे करंट के बारे में क्या पता नहीं था और ना मैं कभी करंट अफेयर पढ़ता था। 2016 में धीरे धीरे करंट के अंदर रुचि आने लगी। उद्देश्य नहीं था कि मैं पेपर दूंगा, क्योंकि मैं पहले प्राइवेट नौकरी करता था। प्राइवेट नौकरी बीटेक करते हैं ना, तो बाद में कहीं कंपनी होती जो आपको लेके चली जाती है। तो मैंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद मेरी एक कंपनी के अंदर जॉब लग गई। आपने नाम सुना होगा टीसीएस, इन्फोसिस का सुना है? टीसीएस बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है। तो एमएनसी कंपनी में मेरी जॉब लग गई थी। तो फिर मैंने वहाँ पर जॉब किया 1-1.5 साल। लेकिन जॉब के दौरान करंट अफेयर में रुचि बढ़ गई और करंट अफेयर पढ़ने लग गए। करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते सबसे पहले मैंने एसएससी के एग्ज़ाम दिए थे और एसएससी में सीजीएल क्रैक किया। तब मेरे को पहली पोस्टिंग मिली थी मणिपुर गए, मैं वहाँ पर सीजीएल में ऑडिटर की पोस्ट पर लगा था। तो मणिपुर जाकर वहाँ का जो कल्चर था ना, वो सेट हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का सब चीज़ें अपन के यहाँ के जो एटमोसफियर है उससे बहुत अलग है। तो वहाँ जाकर बीमार पड़ गए। तो वहाँ से फिर सोचा कि नहीं अपन को अब राजस्थान की नौकरी करनी है। तो राजस्थान की नौकरी की तरफ आए और सबसे पहले मैंने अपना आरएस का पेपर दिया था। उस आरएस के पेपर में प्री मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि मेरा करंट बहुत अच्छा था। उस करंट के बिहाफ पर मैंने दूसरे सब्जेक्ट और तैयार कर लिए। मेरा प्री क्लियर हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था मैं मेंस क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन इसलिए तैयारी की नहीं, थोड़ी बहुत तैयारी की, मेंस दिया, मेंस भी हो गया।
फिर ये लगा कि भाई मेंस में अच्छे नंबर होंगे नहीं तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा। वहाँ पर मैंने गलती ये कर दी कि इंटरव्यू की तैयारी मैंने की नहीं। अगर मैं इंटरव्यू की तैयारी की होती ना तो मैं 2019 के अंदर ही आरएस क्लियर कर लेता। और लेकिन जो शॉट मेरा पहली बार लगा वो दूसरी बार नहीं लगा, क्योंकि धीरे धीरे अपन की मानसिकता कम होती है, धीरे धीरे उम्र जिस हिसाब से बढ़ती है पढ़ने की कैपेसिटी कम होती है। पहले बिल्कुल फ्री थे, पढ़ लेते थे। अब एक तरफ ऑफिस की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ क्लास भी है, तीसरी तरफ परिवार भी है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे जीवन में कभी। इस वजह से मैं अभी इतना आप लोगों को फोकस करके बोल रहा हूँ कि अभी आप पढ़ लोगे तो जीवन सुधरेगा, वरना समय तो है लेकिन ये वाला समय वापस नहीं आएगा। आप सोचो अगर 25-26 तक अगर आप लोग है ना अच्छी पोस्ट पर चले जाते हो, आरएस की पोस्ट पर, तो भविष्य जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा है। आप जब 28, 29, 30 तक शादी करोगे तब तक आप अच्छा खासा सेटल भी हो जाओगे, पैसा भी कमा लोगे और सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। वरना अपन नौकरी कब लगते हैं? 32 में, 33 में। तो वो समय आपके लिए लायक नहीं है। फाउंडेशन बैच इसीलिए है, इसकी अहमियत को समझिए आप। बातें करने से, घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास नौकरी नहीं है। नौकरी है तो इज्जत है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आई बात या नहीं आई अभी भी? मैंने इतने सवाल दिए, 4-5 सवाल, आधे से ज्यादा बच्चों के हाथ तक नहीं हिला, लिख ही नहीं पा रहे हैं, क्या लिखें क्या? स्थिति बहुत खराब है। और ऐसा नहीं हुआ कि आपको फाउंडेशन बैच लगा हुआ 1 महीना ही हुआ है, 2 महीने हुए हैं, 5 से 6 महीने हो गए। तो और मैं इतना बोलता हूँ कि अगर जिसकी आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छी है ना, वो प्री के अंदर 30 नंबर तो यहाँ से लेकर आ जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे मिलेगा कुछ आगे। आप स्थिति बहुत भयंकर होती जाती है दिनों दिन। हर किसी की कट ऑफ आसमान छू रही है। पहले कभी भी आरएस प्री की कट ऑफ 100+ नहीं गई। इस बार कितनी चली गई थी? शायद 110 चली गई थी। 100 गई थी ना इस बार? हाँ, कभी भी आज तक 100+ नहीं गई है। 70, 80, 90 मैक्सिमम। और जब आप लोग 2 साल बाद निकलोगे ना, तब प्री की कट ऑफ जाएगी 120+। बताओ, तो उस लेवल के बराबर तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। और एक बात और, आप लोगों को जो ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है ना, मैं ना जयपुर भी जाके आया, जोधपुर भी जाके आया, वहाँ पर आपको कोई इतना पर्सनली मेंटर नहीं करता है जितना आपको यहाँ पर पर्सनली मेंटर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कम से कम आपको ये 2 बातें बोल तो रहे हैं। जयपुर अगर आप जाओगे, जोधपुर अगर आप जाओगे ना, वहाँ पर उनको टारगेट दे रखा है 6 महीने के अंदर बैच पूरा करना, साल भर के अंदर बैच पूरा करना। तो इतना पर्सनली मेंटरशिप कभी किसी को नहीं मिलती। ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि आप लोगों को इतनी पर्सनल मेंटरशिप मिल रही हो। 2 साल का समय बहुत होता है पढ़ने के लिए। हम लोग अगर इस टाइम में, जब आपके समय थे ना, तब हम लोग जानते भी नहीं थे हमको जीवन में करना क्या है। तो इस समय का सदुपयोग करो। आपने जो फीस जमा करवाई है उसकी अहमियत समझें, वरना देखो कल नौकरी नहीं लगेगी, मेरे कोई फर्क पड़ेगा? मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मेरी नौकरी लग चुकी है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो आके बोलेगा सर हमारी पहली तनख्वाह आपके लिए। कोई होगा क्या? नहीं है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौकरी लगे कि नहीं लगे, लेकिन इससे फर्क आपकी जिंदगी को पड़ेगा। आज हम लोगों को यहाँ पे खड़ा किया है, मेंटर करने के लिए खड़ा किया है। मेंटर का मतलब होता है कि आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करना, और वो सही मार्गदर्शन प्रदान करना पढ़ाई के अलावा भी होता है। अगर आप जीवन में कभी इस तरह भटक नहीं जाए रास्ता, अभी ये उम्र है ना, ये भटकने वाली उम्र है। पढ़ाई के अलावा सब अच्छा लगता है अपन को, लगता है ना कि पढ़ाई के अलावा, घर वाले पढ़ाई का बोलते हैं तो कि मेरे विद्रोही है, और घर वाले अगर मूवी का बोलेंगे तो कि मेरे स्नेही है। ये चीज़ें होती है। अगर कोई मूवी आती है तो अपन छोड़ते नहीं है, बोला ना। आपने शादी पुष्पा 2 किसने देख ली? बस मूवी है ना, थोड़ी कम देखा करो, पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करो। ये आपको ये रिकॉर्डेड क्लास से मिलती है ना ऐप के अंदर, तो आप अब ये यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे जो मूवी का समय है ना, ये सोचो कि ये मूवी चल रही है
मैं एक्टर हूँ, आप लोग लेक्चर देख लिया करो, फायदा होगा आपका। ठीक है, समझ में आई? अब जो ये क्वेश्चन लिखे हैं ना, अब मैं जो आंसर बताऊँ उसके आधार पर फटाफट लिखो, फटाफट जो बाकी रह गए इन क्वेश्चनों के आंसर पूरे करो पहले। नहीं आ रहे तो पीछे देख के लिखो, लेकिन लिखो। नहीं आ रहे तो पीछे देख के लिखिए। आपके तो पीछे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या देख के लिखोगे? आधे लोगों को मिलेगा ही नहीं कि कहाँ पे लिखा रखा है, कॉपी किसकी खुद की है। मैं सोमवार को ये चैप्टर पूरा कर दूंगा, फिर 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर ही हैं, 15-20 क्लासों के अंदर आर्थिक समीक्षा पूरी करवा दूंगा। फिर अगर समस्या रह गई तो वो आपके जीवन की समस्या रहेगी। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना, पहले ही बोल रहा हूँ, और एक बार पूरी पढ़ लेना। ज़्यादा पेज हुए नहीं, कितने पेज हुए होंगे आर्थिक समीक्षा के जिसके पूरा लिखा हुआ है? अंदाजा 50-60 पेज हुए होंगे। 50 पेज एक दिन के अंदर पढ़ सकता है आदमी, आराम से पढ़ सकता है। एक दिन बैठो सुबह से लेकर शाम और रिवीजन करने का प्रयास करो। आपके पूरी लिखी हुई है? आप तो बाद में आए थे, पहले से शुरू से ही हो, शुरू से ही तो सारे नोट्स लिखे हुए हैं। कितने पेज हो गए? हाँ, ये कॉपी पूरी हो जाएगी आपके जब तक। हाँ, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कल घर से लिख के लेके आओगे? पक्की बात? भरोसा करूं? कल मैं वापस खड़ा करके पूछूंगा, जो आज हंस रहा है वो कल रोएगा फिर। ठीक है, पढ़ के आओ। देखो, भला इसमें आप लोगों का है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा फर्निश आप लोग करोगे। ठीक है, चलो।